बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहला जो हमारा टॉपिक था वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के बारे में था, जिसमें हमने पढ़ा था कि आइसोमर्स इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनके दरमियान डबल बॉन्ड या साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। ठीक है, कि बॉन्ड जब भी एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज होगा तो उसमें क्या होगा कि बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी या मेकिंग होगी, तब जाके बॉन्ड जो है आइसोमर एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो सकता है। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था कि इसकी टाइप्स कितनी हैं, दो तरह के ज्योमेट्रिक आइसोमर, सीज आइसोमर, ट्रांस आइसोमर के बारे में पढ़ा था, और उसको कि हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये सीज आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये कैसे इसके डिफरेंट मेथड तक फिज़िकली, केमिकली या सिंथेटिकली हम उनको डिटर्मिन कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था इंटर कन्वर्टेबल ज्योमेट्रिक आइसोमर सीज आइसोमर ट्रांस आइसोमर में, या ट्रांस आइसोमर सीज आइसोमर में कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में है। कन्फॉर्मेशन आइसोमर्स एक्चुअली क्या है कि ये आइसोमर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं एक आइसोमर दूसरे आइसोमर ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, कि इनके दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से फ्री रोटेशन हो सकती है। कि डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ए कंपाउंड विच आर इंटरकन्वर्टेबल सिंपली बाय रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशंस। ठीक है, द कंपाउंड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय कन्फॉर्मेशंस आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशन आइसोमर। के ऐसे आइसोमर जो के कन्फॉर्मेशन शो करते हैं वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स या फिर रूटोमर कहलाते हैं। ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म कहलाता है। अब एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चेंजेस आती हैं वो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कहलाती हैं। ठीक है, कि हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है। ठीक है, कि डिफरेंट कंपाउंड्स की हम कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ चेंज इन एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। ठीक है, पहला हमारा जो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है वो इथेन के बारे में है। इथेन आपको पता है कि C2H क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब इसमें जो है वो कहता है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल। इसमें बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर जो हैं वो बनते हैं, लेकिन इसमें दो मेन एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। फॉर्म्स एक होती है एक्लिप्स्ड फॉर्म, दूसरा है स्टैगर्ड फॉर्म। अब एक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म क्या है कि एक्लिप्स्ड फॉर्म इस एक्चुअली जो है हाईली अनस्टेबल फॉर्म होती है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है, और स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है वो हाईली स्टेबल फॉर्म होती है और इसमें मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको हम लिखते कैसे हैं। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को डिटर्मिन करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम मॉलिक्यूल्स को दो फॉर्म्स में लिखते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन या फिर सी हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस कौन सी है, ये जो फर्स्ट में स्ट्रक्चर्स को डिटर्मिन किया गया है ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन, जो नीचे है ये है सी हॉर्स प्रोजेक्शंस। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, दूसरी तरह दूसरा कार्बन जो है वो भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जब तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, कि मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के दरमियान होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, स्टैगर्ड फॉर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसा कि ये फर्स्ट वाली जो है वो दिखाई गई है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। अब देखें, कार्बन नंबर 1 हमें सामने रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें जो है तीनों कार्बन जो है वो दिखाए गए हैं, और बैक पे जो है वो कार्बन हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके हाइड्रोजन हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन एक फेज से देखेंगे तो एक ही कार्बन नज़र आएगा, दूसरा कार्बन हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये है स्टैगर्ड फॉर्म के, इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो है कार्बन हमें शो होते हैं। लेकिन जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है उसमें क्या होता है कि तीनों के तीनों कार्बन नंबर 1 के जो हाइड्रोजन होंगे वो जो कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन होंगे वो बिल्कुल उसके बैक पे होंगे। ठीक है, कि वो अगर हम फ्रंट से देखेंगे, कार्बन नंबर 1 के फ्रंट से देखेंगे तो हमें कार्बन नंबर 2 के कोई हाइड्रोजन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, कि वो उस हर हाइड्रोजन के पीछे छुपा हुआ होगा।
ठीक है। तो ये फॉर्म होती है एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म में एक्चुअली होता क्या है कि डिस्टेंस कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के, अगर हम हाइड्रोजन को 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर दें, कार्बन नंबर 1 के और कार्बन नंबर 2 के, तो कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन नंबर 1 जो होगा वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ठीक है। तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी। इसी तरह कार्बन नंबर 2 हाइड्रोजन नंबर 2 कार्बन नंबर 1 का और कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन 2 जो होगा वो दोनों आमने सामने होंगे, तो उनमें भी रिपल्शन जो होगी मैक्सिमम होगी। इसी तरह थर्ड वाला जो होगा वो भी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, रिपल्शन ज़्यादा होगा। और ये जो फॉर्म होती है इसको एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। एक्लिप्स्ड फॉर्म इन विच 3 हाइड्रोजन एटम और 1 कार्बन आर कम्प्लीटली एक्लिप्स्ड, के कम्प्लीटली छुपे हुए होते हैं बाय 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अदर कार्बन, ठीक है, कि उस दूसरे कार्बन के एटम्स के पीछे होते हैं, वो हमें नज़र नहीं होते। व्हेन व्यूड फ्रॉम 1 कार्बन ओनली कार्बन नंबर कार्बन, तो कार्बन बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। कार्बन बॉन्ड एक्सिस सामने से देखें तो हमें सिर्फ जो है कार्बन नंबर 1 के ही हाइड्रोजन नज़र आएंगे। ये मैक्सिमम एनर्जी कन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल फॉर्म होती है। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन जो होती है इसमें क्या होता है कि इन विच हाइड्रोजन एटम आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस एंड हाइड्रोजन एटम और 1 कार्बन आर डिस्टिंक्टली विजिबल व्हेन व्यूड फ्रॉम एन अदर कार्बन एटम, ठीक है। कि जैसे ही हम कार्बन नंबर 1 के सामने से देखते हैं तो हमें तीनों के तीनों कार्बन जो हैं वो वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म होती है? स्टैगर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें इथेन तो सिंपल सा था। अब आगे है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आपने बीएससी में भी पढ़े हुए हैं। ये अब एन ब्यूटेन क्या है कि एन ब्यूटेन में सिंपल चेन, स्ट्रेट चेन में 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है इथेन की निस्बत यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे कन्फर्मेशन एनालिसिस के बारे में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है हाँ दोनों कार्बन का वो किससे रिप्लेस हो गया है? मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया है, ठीक है। अब इसमें ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स्ड फॉर्म इसमें दिखाई गई। अब स्टैगर्ड फॉर्म अगर आप देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो कार्बन 1 वाला जो है, कार्बन नंबर 1 का जो मिथाइल ग्रुप है वो बिल्कुल अपवर्ड है और कार्बन नंबर 2 का मिथाइल ग्रुप बिल्कुल डाउनवर्ड है, कि दोनों के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस है। इसी तरह का हाइड्रोजन को देखें तो उनके दरमियान भी मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये है फुली स्टैगर्ड फॉर्म इसकी, ठीक है। एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होगा कि मिथाइल कार्बन नंबर 1 का मिथाइल और कार्बन नंबर 2 का मिथाइल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जब हम सामने वाले कार्बन से देखेंगे तो हमें सिर्फ सामने वाले कार्बन का मिथाइल ग्रुप नज़र आएगा, दूसरे वाले कार्बन का मिथाइल ग्रुप नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं और इनके दरमियान मैक्सिमम रिपल्शन होती है। और ये फॉर्म जो है ये फुली स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। कि अगर हम देखते हैं कि इसके जो हैं कितने कन्फॉर्मर्स बनते हैं, इसमें भी अगर आप देखें तो इन्फिनिट बन सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। कि अगर आप 360 का टोटल आपको पता है सर्कल का एंगल होता है, अगर हम फुली एक फॉर्म लेते हैं कि ये हमारे पास फुली स्टैगर्ड स्ट्रक्चर ए जो है ये इसमें देखें तो मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 का और कार्बन नंबर 2 का जो है वो दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये क्या है? फुली स्टैगर्ड फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर जो है वो फुली स्टैगर्ड फॉर्म। जब हमने क्या करना है कि कार्बन नंबर 1 को जो है वो हमने नहीं रोटेट करना, कार्बन नंबर 2 को हम पीछे से रोटेट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आप देखें 60 पे जब आप रोटेट करते हैं तो होता क्या है कि कार्बन नंबर जो है मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 का वो क्या हो जाता है? हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने आ जाता है। इसी तरह जो हाइड्रोजन होगा सेकंड का वो दूसरे कार्बन नंबर 1 के मिथाइल ग्रुप के सामने आ जाता है, ठीक है। इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के सामने आ जाता है। और ये जो फॉर्म होती है ये पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाती है, बी वाली जो है। अब फिर जब हम इसको 60 एंगल पर रोटेट करते हैं तो आप देखें तो स्ट्रक्चर नंबर सी जो है उसमें क्या है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो कहाँ पे आ जाता है? बिल्कुल उसके लेटरल आ जाता है, उसके करीब आ जाता है, मतलब उसके बिल्कुल बैक पे नहीं है, लेकिन ये है कि उसके डिस्टेंस है उसमें, लेकिन वो डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू फुली स्टैगर्ड से कम है, लेकिन जो है मतलब आमने सामने नहीं है, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये
पार्शली स्टैगर्ड फॉर्म या फिर गॉउच फॉर्म कहलाती है। जब इसको हम 60 एंगल पर रोटेट करते हैं तो फिर आप देखें, फिर मिथाइल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 का कार्बन नंबर 2 के बिल्कुल करीब आ जाता है, ठीक है, मतलब सामने आ जाता है। इसी तरह एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के सामने आता है, दूसरा हाइड्रोजन भी कार्बन नंबर 1 का उसके हाइड्रोजन के सामने आ जाता है। तो ये जो फॉर्म है डी वाली, ये फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म है, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म है। और जब हम इसको रोटेट करवाते हैं 60 के एंगल पे, तो फिर जो है हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर नंबर जो है सी वाली स्ट्रक्चर ही बन जाती है। ई वाली जो है सेम है, और इसको भी हम क्या कहते हैं, पार्शली स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, पार्शली स्टैगर्ड फॉर्म। और फिर जब हम 60 एंगल पे इसको रोटेट करवाते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है वो एफ वाली आती है। उसमें भी देखें तो आप देखेंगे कि कार्बन नंबर 1 का मिथाइल बिल्कुल कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोजन है वो मिथाइल ग्रुप के बिल्कुल सामने आ गया है। इसी तरह जो है कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 के मिथाइल के सामने आ गया। तो इस फॉर्म को जो है ये पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब इसमें सी और ई जो है वो सेम एनर्जी की हैं, और इनको क्या कहते हैं, सी और ई जो होगी ये पार्शली स्टैगर्ड फॉर्म होंगी, और बी और एफ फॉर्म जो है ये भी सेम एनर्जी की है, और ये पार्शली क्या है, इसको क्या कहते हैं, पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म होंगे दोनों। और ये जो होगी ए स्ट्रक्चर जो होगी ये फुली स्टैगर्ड होगी, और डी स्ट्रक्चर जो होगी वो फुली एक्लिप्स्ड होगी। अब अगर हम इसकी एनर्जी डायग्राम बनाएं कि हम अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो एंगल ले लें और अलोंग अपवर्ड जो है वो एनर्जी ले लें, तो आप देखेंगे कि फुली स्टैगर्ड जो होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद जो होगी फुली एक्लिप्स्ड की फुली पार्शली गॉउच की होगी एनर्जी, और उसके कम, और फिर जो है पार्शली एक्लिप्स्ड की होगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो फुली एक्लिप्स्ड की होगी, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब टेक्निकल है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये बहुत इजी होगा। ये इसकी मैं आपको ना नेट से भी वीडियो डाउनलोड करके सेंड करूँगी, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि इसको समझने के लिए हमारे पास जो है, हम इसको आम मतलब नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, इसके लिए हमारे पास वो स्ट्रक्चरल स्टीरियो केमिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसके थ्रू हम इसको बना के आपको वाज़ेह तौर पे दिखा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ना इसकी कोई भी वीडियो अपलोड कर नेट से लेके ना आपको इसका लिंक शेयर करूँगी, तो आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।